हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, इस चैप्टर के अंदर हम मेनली ये पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर डिस्कवर किए गए हैं, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। क्यों सर छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड क्यों किया गया है? क्योंकि हम उनकी इंडिविजुअल स्टडी करने अगर जाएंगे तो पूरी लाइफ निकल जाएगी, हमारी इंडिविजुअल स्टडी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं हमारी अर्थ के ऊपर कि अगर हम अलग अलग करके अगर इनकी स्टडी करें तो जनरेशन बाय जनरेशन वो स्टडी चलती रहेगी। लेकिन हमें ये नहीं करना। हमें बेसिकली इतनी जनरेशन बाय जनरेशन स्टडी करने में इतना जितना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, हमें वो बहुत कम टाइम के अंदर स्टडी करनी है। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनको एक ही ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। मतलब उनको क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं एक ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स की क्लास है, 20 स्टूडेंट्स की क्लास है, जिसमें से 10 वो स्टूडेंट्स हैं जो एक दिन में लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं। तो मैं बोल दूंगा भैया जो 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं 10 साइड में हो जाओ, तो वो 10 जने अलग हो गए, ठीक है। वो सब लोग जो है वो 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं दिन में, और बाकी लोग जो है ना बहुत कम पढ़ते हैं, यानी 3-4 घंटे ही पढ़ते हैं, जो वो साइड में हो जाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 कैटेगरीज बना दी, एक वो जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एक वो जो बहुत कम पढ़ते हैं, है या नहीं। अगर उनमें से अगर मैं 10 के 10 की बात करूं, उनमें से मैं किसी एक को बोलता हूं कि भैया तू कितनी देर पढ़ता है, आप बताइए आप कितनी देर स्टडी करते हैं, 8 से 10 घंटे स्टडी करते हैं, कैसे कैसे स्टडी करते हैं। बाकी सब लोग भी तो वैसे ही होंगे ना, बाकी सब लोग जो होंगे वो भी अप्रोक्सीमेटली कैसे होंगे, 8-10 घंटे पढ़ने वाले होंगे। तो बताओ 2 ग्रुप बन गए। सेम एज जैसे मान लो कोई लाइब्रेरी है, ठीक है ना, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, सब मिक्सअप पड़ी हुई हैं। तो हमें उन बुक्स को स्टडी करने में या ढूंढने में परेशानी आएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है कि हाँ भैया ये यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में सारी बुक्स जो है वो फिजिक्स की दिखेगी, यहाँ जो होंगी वो सारी केमिस्ट्री की है, यहाँ जो है वो सारी बायोलॉजी की है, यहाँ हिस्ट्री की है, यहाँ कॉमर्स की सारी बुक्स है। तो हमें आसानी होगी ना बुक्स को ढूंढने में और उनकी स्टडी करने में, है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही इतने सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स, प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ के ऊपर हैं, हमें स्टडी करने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पर, यानी कि जिनके अंदर सिमिलर सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बेस पर हम उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं ताकि हमें उनकी स्टडी करने में आसानी हो। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये मेनली इसी चीज पर बेस्ड है, ठीक है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जो भी ऑर्गेनिजम्स लेवल पे है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज डिस्कवर किए जा चुके हैं। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उनको अपनी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पर अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना, करेक्ट। अब हुआ क्या था, शुरुआत के टाइम पे, एंशिएंट टाइम के अंदर क्या थे, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए थे जिन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने की कोशिश की थी, यानी ऑर्गेनिजम्स जो है उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। लेकिन वो क्लासिफिकेशन जो थे वो बस कुछ जनरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे। पहले वाले जो लोग थे, ठीक है ना, उनके अंदर क्या था, उतनी ज्यादा कुछ खास साइंटिफिक प्रॉपर्टीज जो है वो लेने की कोई कैपेबिलिटी थी नहीं। मतलब एक बार तरीके से देखा जाए तो उनकी जितनी समझ थी उन्होंने उसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया, है ना। तो उनकी जो समझ थी वो कैसी थी, फूड के बेस पर, शेल्टर के बेस पर, ठीक है ना, और एक तरीके से देखा जाए तो कहाँ रहते हैं वो, उस बेस पर थी। जैसे वो ऑर्गेनिज्म जिनसे हमें फूड मिलता है और वो ऑर्गेनिज्म जिनसे हमें फूड नहीं मिलता है, ठीक है। शेल्टर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो घर और बनाने के काम आते हैं, शेल्टर बनाने के काम आते हैं वो। तो ये सब छोटे मोटे क्लासिफिकेशन जो थे वो जनरल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थे। कुछ वो ऑर्गेनिज्म जो उड़ने वाले हैं और कुछ वो जो नहीं उड़ते हैं। तो ऐसे जो क्लासिफिकेशन जो थे वो शुरुआत के टाइम पर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद में एरिस्टोटल जो है वो आए और उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस लिए थे क्लासिफिकेशन के, यानी ग्रुप्स बनाने के लिए। एरिस्टोटल जो है ना, उनको ना हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये बोलता है सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है जैसे जैसे इंसान जो है उन्होंने अपनी बस्तियां बसानी शुरू की, कॉलोनीज बनानी शुरू की, देयर हैव बीन अ मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। लेकिन एरिस्टोटल जो है वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। लेकिन एरिस्टोटल वो पहले ऐसे
पर्सन थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनर पर कोई क्लासिफिकेशन दिया था। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं, आपको पता है क्या? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो जो हम बाहर से देख करके बता सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए। कोई प्लांट कैसा दिख रहा है बाहर से, उसकी लीव्स कैसी है, उसका स्टेम कैसा है, उसका फ्लावर कैसा है, कोई ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल जो है वो बाहर से कैसा दिख रहा है, वो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया? ही यूज्ड टू सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। उन्होंने क्या किया? प्लांट्स जो है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू द 2 ग्रुप्स, दोज व्हिच हैज अ रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। यानी कि एनिमल्स जो है उनको भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक वो जिनके अंदर क्या थी, आरबीसी प्रेजेंट थी, और दूसरी वो जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं थे। कैसे किया उन्होंने? देखो, उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक था प्लांटी और एक था एनिमेलिया। प्लांटी जो है उसके अंदर जो है उन्होंने सारे के सारे प्लांट्स रखे और एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स थे। ठीक है ना। प्लांटी में उन्होंने क्या किया? उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। करेक्ट, ये 3 कैटेगरीज बना दी। और एनिमेलिया जो है उन्होंने इस बेस पर बनाया कि किसके अंदर आरबीसी है और किसके अंदर आरबीसी नहीं है। आरबीसी एब्सेंट, और मैं लिख देता हूं यहां पर जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है। आरबीसी जो एब्सेंट होती है ना, उनको उन्होंने नाम दिया था एनाइमा। एनाइमा नाम दिया था, और जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है उसको नाम दिया था इनाइमा। तो जो एनाइमा थे ना, ये कौन थे? एनाइमा एनिमल्स वो सारे थे जो इनवर्टिब्रेट्स थे। इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स थे वो सारे के सारे एनाइमा में आए थे। कॉकरोच आता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। कॉकरोच, उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती, उसके ब्लड का कलर लाल नहीं होता। और एनाइमा जो होता है, इनाइमा जो है उसके अंदर आरबीसी एब्सेंट है। देखो, ए से याद रख लेना, ए से आरबीसी एब्सेंट। ठीक है ना। वहीं इनाइमा जो है उसके अंदर क्या था? आरबीसी प्रेजेंट थी और उसका ब्लड का कलर जो है वो लाल था। तो उसमें आते हैं वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो होते हैं वो उन्होंने क्लासिफाई किए थे इनाइमा के अंदर। उसमें वर्टिब्रेट्स में हम भी आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ये सारे जो है इनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, ये था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। प्लांटी को उन्होंने हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में डिवाइड किया था, और एनिमेलिया को आरबीसी की एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पर उन्होंने डिवाइड किया था। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज क्या होते हैं आपको पता है क्या? हर्ब्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, एंड दे ऑलवेज रिमेन्स ग्रीन, वो हमेशा हरे रहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने कभी देखा होगा धनिया का पौधा देखा होगा ना, कोरिएंडर देखा होगा, ठीक है ना, वो पौधा कभी भी ब्राउन नहीं होता, वो हमेशा हरा ही रहता है। वो होते हैं हर्ब्स। श्रब्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे होते हैं प्लांट्स, जो होते हैं थोड़े एकदम छोटे प्लांट्स भी नहीं होते, जो मीडियम साइज के होते हैं, ठीक है ना। और शुरुआत में वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, लेकिन जैसे 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 टाइम निकलता है उनका जो स्टेम होता है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगता है। और जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत ही ज्यादा होती है, और उनका जो स्टेम होता है वो एक बड़ा और वुडी स्टेम होता है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। ठीक है ना। बड़ा ट्रंक, बड़ा जो होता है स्टेम होता है, वुडी स्टेम होता है, मोटा, उसको हम ट्रंक बोल देते हैं। तो हर्ब्स बहुत छोटे प्लांट्स, ऑलवेज रिमेन्स ग्रीन। श्रब्स मीडिएटर हाइट के, शुरुआत में ग्रीन, बाद में क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। एंड ट्रीज जो होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और बड़े होने के कारण क्या होता है? उनका जो स्टेम होता है वुडी हो जाता है, जिसको ट्रंक बोल देते हैं, ठीक है। और एनिमेलिया में आरबीसी की प्रेजेंस और आरबीसी की एब्सेंस के बेस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। करेक्ट। तो ये क्लासिफिकेशन जो था वो एरिस्टोटल का था। एरिस्टोटल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो दिया था लीनियस ने, ठीक है ना। ये दिया था लीनियस ने। लीनियस का हमने एक जगह नाम और पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, है ना। द टाइम ऑफ टू किंगडम in Linnaeus time of two kingdom system of classification with Plantae and Animalia, kingdom was developed that included all the plants and animals respectively.
तो लीनियस जो है उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने दो किंगडम बताए थे। एक किंगडम जो था वो था प्लांटी एंड द सेकंड वन इज एनिमेलिया। तो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ध्यान से सुनते रहना, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो प्लांटी और एनिमेलिया था इसके अंदर उन्होंने क्या क्या रखा सर? देखिए इसके अंदर उन्होंने, सर पहली तो बात बता देते हैं कि ऑल द प्लांटी वर्ड जो है, प्लांटी वर्ड जो है वो आता है किसके लिए? ऑल प्लांट्स के लिए। तो ऑल प्लांट्स जो है, सारे के सारे जो प्लांट्स थे जो फोटोसिंथेसिस करते थे उनको उन्होंने प्लांटी में रखा। इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या रखा इसके अंदर? इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको भी उन्होंने प्लांटी में रख दिया। अरे भाई साहब, उसके बाद जितनी भी फंगस होती है, जितनी भी फंगी होती है उनको भी प्लांटी में उठा के डाल दिया। ये तो गलत था ना, ये तो गलत था, ये तो सही नहीं है। तो सर एक बात बताओ, इनको ना इन्होंने प्लांटी में क्यों डाला? आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ही ग्रुप में अगर कोई चीज आती है तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स दिखते हैं। मतलब प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगस में कोई ना कोई ऐसा सिमिलर कैरेक्टर जरूर होगा जिसको देख करके जो लीनियस है उन्होंने इन तीनों को एक ही ग्रुप में डाला था। हाँ, एक कैरेक्टर था, एक कैरेक्टर था, तो उस कैरेक्टर का नाम होगा सेल वॉल। मेन था सेल वॉल। उन्होंने देखा कि जो सेल वॉल होती है ना, ये सेल वॉल की प्रेजेंस होती है इन तीनों के अंदर, तीनों के अंदर सेल वॉल होती है। इस कारण से क्या रखा उन्होंने, एक साथ ही रख दिया। बट ये गलत था, बट ये गलत था। इनके बाकी कैरेक्टर्स तो एक दूसरे से बहुत अलग थे, तो इसीलिए इनको एक साथ रखना दैट इज नॉट गुड डिसीजन। और एनिमेलिया जो है उनके अंदर उन्होंने क्या रखा था? ऑल एनिमल्स। ठीक है, इसके अलावा अमीबा, अमीबा को इसमें यहां रख दिया था, पैरामीशियम को, पैरामीशियम को यहां रख दिया। तो सारे के सारे एनिमल्स, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जो है वो एनिमेलिया के अंदर क्लासिफाइड कर दिए गए थे। देखो यहां पर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि देखो जो सारे के सारे प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहीं बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लेकिन सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। और फंगस जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती फोटोसिंथेसिस। तो मतलब सिर्फ एक सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण इनको एक ही ग्रुप में रख दिया। बाकी कैरेक्टर्स तो कितने अलग है। प्लांट्स जो होते हैं वो तो फोटोसिंथेटिक होते हैं और बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं वो जनरली फोटोसिंथेटिक होते ही नहीं है। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं, ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितनी भी फंगस होती है, दे आर मल्टी सेल्यूलर। ये प्लांट्स और फंगस जो होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, बहुकोशिकीय होती है। मतलब क्या होता है, इनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स एक से ज्यादा होती है। वहीं अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया जो होता है वो तो यूनिसेल्यूलर होता है। तो ये भी कैरेक्टर जो इनके मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखिए, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोटिक होता है, इनकी सेल्स जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। वही फंगस और प्लांट्स जो होता है, इन दोनों की सेल्स जो होती है वो यूकैरियोटिक होती है। तो ये भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपस में मैच नहीं कर रहे। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब पता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनका जो डीएनए होता है, जिनका डीएनए साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है, ऐसे बिखरा हुआ सा रहता है, स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। जैसे ये सेल होती है, ये सेल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है सर, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। तो ये डीएनए जो है इसका, ये इसके साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहेगा, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहेगा, और ये है डीएनए। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इस डीएनए के ऊपर जो कवरिंग मिलनी चाहिए, डीएनए के ऊपर हमेशा कवरिंग मिलती है ऐसे, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर नहीं होती है, इस कारण से ये सेल्स जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। और यहाँ जो डीएनए का रीजन होता है, उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, नॉट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, ठीक दूसरी तरफ अगर मैं एक सेल की बात करूं जो यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होगा, जो डीएनए होगा वो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, ऐसे ये डीएनए है
ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। ये यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स होती है। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसके बाहर की तरफ यहां साइटोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है इसका डीएनए, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स होती है। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स और जो फंगी होती है, इनके अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। जबकि बैक्टीरिया जो होता है उनके अंदर क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। तो इन दोनों को साथ में कैसे रखा जा सकता है, गलत डिसीजन था, ठीक है ना। इसी कारण से ये देखिए, ये बोलता है दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स, है ना, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। दूसरी कमी, पहली कमी क्या बताई थी, पहली कमी बताई थी ना मैंने कि ये सिस्टम जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स के साथ में प्रोकैरियोट को रख दिया, मतलब बैक्टीरिया के साथ में ही फंगस और प्लांट्स को रख दिया, गलत डिसीजन था। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, आपको पता है बैक्टीरिया सिंगल सेल वाले होते हैं, फंगस और प्लांट्स मल्टीसेल्युलर होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हो गया। एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लांट्स जिसमें एल्गी भी आती है, और फंगस जो होती है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, फिर भी उनको एक साथ रखा गया था। तो यहां पर ये इसकी कमियां थी, ये इसके ड्रॉबैक्स थे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ बाहर के कैरेक्टर्स देख करके वो ले लिए थे, लेकिन अब जो बेसिस आ रहे थे, जैसे जैसे धीरे धीरे समझ बढ़ रही थी साइंटिस्ट लोगों की, वैसे वैसे दूसरे कैरेक्टर्स जो हैं उनको भी कंसीडर करना जरूरी समझा जा रहा था। इसका मतलब सिर्फ बाहर के कैरेक्टर्स नहीं, और भी कैरेक्टर्स लीजिए आप, और भी बेसिस लीजिए क्लासिफाई करने के लिए। बेसिस का मतलब क्या होता है, हम किस आधार पर कौन सा जो है प्रॉपर्टी देख करके हम क्या कर रहे हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले 20 स्टूडेंट्स के क्लासिफाई किया था, 10 वो जो बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे, 10 वो जो नहीं पढ़ रहे थे। तो मैंने क्लासिफाई किस बेस पर किया था, मैंने क्लासिफाई किया था वो कितनी देर पढ़ते हैं उस बेस पर किया था। तो वो हो जाता है क्लासिफिकेशन का बेस। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन के अलग अलग बेसिस लेने भी जरूरी समझ रहे थे दूसरे साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे क्लासिफिकेशन जो होगा वो और ज्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा। इसलिए देखिए, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, यानी कि बोलता है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यानी आउटर कैरेक्टर तो ठीक है, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, यानी कि बोलता है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ दूसरे बेसिस भी लेने जरूरी समझे जा रहे थे। जैसे सेल स्ट्रक्चर होगी कि सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। नेचर ऑफ वॉल, उस सेल के ऊपर जो सेल वॉल मिलती है वो कैसी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा मिलता है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, कैसे। हैबिटेट, कहां रहते हैं ऑर्गेनिज्म। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन कैसे करता है कोई ऑर्गेनिजम्स। एंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सुनिए। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका कनेक्शन देखते हैं हम उनके एंसेस्टर्स के साथ में, यानी उनके पूर्वज कैसे थे, ठीक है ना, वो कहां से डेवलप हुए वहां से। और इसके अलावा एट प्रेजेंट टाइम पर जो और दूसरी स्पीशीज हैं उनके साथ भी उनका कनेक्शन देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है भालू जो होता है, बियर की दो स्पीशीज है। एक वो बियर जो कि जनरली मिलता है, जो काले रंग का होता है, जंगलों में मिलता है, और एक वो बियर होते हैं जो पोलर रीजन्स में मिलते हैं, है ना, पोलर रीजन्स में मिलते हैं, जिनको हम पोलर बियर्स बोलते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि उन दोनों का एंसेस्टर कोई एक ही हो, कोई एक ही एंसेस्टर्स जो होगा, उन दोनों का पूर्वज जो है, एंसेस्टर जो है वो एक ही हो, उससे एक एंसेस्टर से दो तरह के बियर्स की स्पीशीज बनी हो। तो हमें वो रिलेशनशिप देखना पड़ता है कि इसके एंसेस्टर्स कैसे कैसे थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो इन कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करने की जरूरत लगने लगी थी। उसके बाद देखिए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उससे पहले एरिस्टोटल का था, एरिस्टोटल के बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। ऐसा ये नहीं है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद और कोई क्लासिफिकेशन आए नहीं, सीधा फाइव किंगडम आ गया, नहीं, थ्री किंगडम और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी आए थे। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की,
टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। आपको पता है ना, दो पार्ट्स गए थे, कौन से थे सर? एक तो प्लांटी था और एक था एनिमेलिया। है ना? उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, जो किसने दिया था? हक्कल ने दिया था। जो हक्कल ने दिया था, हक्कल साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने दिया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी ऑर्गेनिजम्स को थ्री किंगडम्स में डिवाइड किया। कौन कौन से किंगडम्स थे? ध्यान से सुनना। एक तो था प्लांटी, तो था ही, ठीक है। एक दूसरा एनिमेलिया था, यहां बना देता हूं, एनिमेलिया था, और एक था प्रोटिस्टा। उन्होंने तीसरा किंगडम बनाया था प्रोटिस्टा। तो इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर उन्होंने किसको रखा था? इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा था उन्होंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को। यूनिसेलुलर का मतलब जो सिंगल सेल वाले होते हैं उनको रखा था। तो ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, ठीक है ना, फॉर आपके एक इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो दिया था कॉपलैंड ने। कॉपलैंड ने दिया था। तो कॉपलैंड ने क्या किया होगा सर? कॉपलैंड ने ये किया होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनको चार किंगडम के बेस पे डिवाइड किया होगा। तो उन्होंने बस यही किया था, ऑर्गेनिजम्स को चार किंगडम के बेस पर आया था। एक तो था प्लांटी, ठीक है सर, प्लांटी तो हो गया। उसके बाद था एनिमेलिया, अरे सर ये भी हो गया। उसके बाद आया था प्रोटिस्टा, ये तो पहले का ही था, इतना तो। और उन्होंने एक ग्रुप और बनाया, उन्होंने एक और बनाया जिसको हम बोलते हैं मोनेरा। पता है कि जो यूनिसेल्युलर वाले ऑर्गेनिजम्स थे ना वो सारे प्रोटिस्टा में रखे हुए थे, ठीक है ना। अब इसके भी आगे चल करके दो पार्ट बन गए थे, एक था मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा। इसके अंदर से क्या होता? प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी थे जो प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक का मतलब अभी समझ में आया ना आपको? प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसका डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड रहता है। तो उनको यहां से निकाला, उनको यहां से निकाल करके मोनेरा में डाल दिया गया। तो यहां पर अब प्रोटिस्टा और मोनेरा जो है, इन दोनों के अंदर ही क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं। बट जो मोनेरा के अंदर जो यूनिसेल्युलर आते हैं वो तो है प्रोकैरियोटिक, और जो प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर आते हैं वो कैसे हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कि दिया गया था कॉपलैंड द्वारा, जिन्होंने जो कॉपलैंड ने दिया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एंड देन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन जो था वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था और 1969 में दिया था। ये क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, उन्होंने पूछा था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, और कब दिया था? ईयर भी पूछा गया था। इट इज आर.एच. व्हिटेकर 1969 proposed a five kingdom of classification, करेक्ट, ठीक है। The kingdom defined by him were named, वो जो फाइव किंगडम्स जो उन्होंने दिए थे वो कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट मोनेरा, नंबर सेकंड प्रोटिस्टा, नंबर थर्ड फंगी, नंबर फोर्थ प्लांटी एंड नंबर फाइव एनिमेलिया। ये पांच किंगडम जो है वो उन्होंने दिए थे। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया था, ठीक है। और द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया लिए थे, वो क्राइटेरिया बताता हूं मैं आपको। ये वो कौन कौन से क्राइटेरिया उन्होंने लिए थे? नंबर फर्स्ट द सेल स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिए थे, उन्होंने सेल स्ट्रक्चर ली थी कि वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि उसकी बॉडी के अंदर कैसी सेल्स है, सिंगल सेल वाला है, मल्टी सेल्युलर है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ठीक है ना, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका एक क्राइटेरिया था, ठीक है ना। नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया था? उन्होंने पूछा था कि विच वन ऑफ द कैरेक्टर्स या विच वन ऑफ द बेसिस
इज नॉट कंसिडर्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर इन देयर क्लासिफिकेशन। यानी कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया था जो नहीं लिया गया था आर.एच. व्हिटेकर ने जब उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो वहां पर उन्होंने दे रखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिए गए थे, मार्क्स भी दिए गए थे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है, उस समय उन्होंने माना था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एक बेसिस नहीं है। नहीं, एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये एक बेस था आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन का। ठीक है ना, तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये। उसके बाद फोर्थ, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे करते हैं वो। उसके बाद 5 फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का मतलब ये होता है कि एक स्पीशीज जो होता है वो दूसरी स्पीशीज के साथ कैसा कनेक्शन दिखाती है। दो अलग अलग स्पीशीज जो होती है उनके अंदर क्या कनेक्शन है, कैसा है, उनका एंसेस्ट्री कैरेक्टर्स कैसा है, क्या उनके एंसेस्टर्स एक ही थे या नहीं थे, वो सारी चीजें जो होती है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिया गया था। ठीक है, क्योंकि हर चीज को समझने के लिए हम उनके एंसेस्टर्स जो होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म जो है उसको समझने के लिए उनके एंसेस्ट्रिक लेवल पर जो स्टडी की जाती है ना, वो बहुत डीप स्टडी होती है। और उससे उसका एवोल्यूशन समझने में या उसका डेवलपमेंट समझने में, उस ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन समझने में, डेवलपमेंट समझने में बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मदद मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस था जो कि क्लासिफिकेशन का था। ठीक है, तो ये था आर.एच. व्हिटेकर जो है उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखिए 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आया था। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, या इसी को हम बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, ये दिया गया था कार्ल वुज ने। कार्ल वुज ने दिया था। अब ये कार्ल वुज क्या कहते हैं सुनिएगा। कार्ल वुज जो है उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्या किया, 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। ठीक है, 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। एक डोमेन का नाम था आर्किया, एक का नाम था बैक्टीरिया, और एक का नाम था यूकैरिया। ये 3 डोमेन्स थे। ये क्या है, ये डोमेन्स हैं। ठीक है सर, ये डोमेन्स है। इन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। तो ये आर्किया जो है उसके अंदर कौन रखा, इसके अंदर स्पेशल तरह के बैक्टीरिया रखे गए थे जिनका नाम था आर्की बैक्टीरिया। इनके अंदर रखे गए थे आर्की बैक्टीरिया। स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं ये, इनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे भी अपने। और इनके अंदर जो बैक्टीरिया रखे गए थे वो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम यू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। उनको यू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये तो थे क्या, ये दोनों जो है वो डिवाइड किए गए थे मोनेरा से। आपको पता है ना, मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा क्या था, जिसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आ रहे थे, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। उन्होंने मोनेरा को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक आर्की बैक्टीरिया हो गया और एक यू बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद देखिए जो पीछे बचे हुए जितने भी किंगडम थे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ये जो है वो यूकैरिया डोमेन में रखे गए थे। तो टोटल कितने किंगडम हुए, अब देखो ध्यान से मेरे साथ गिनना, कितने किंगडम हुए टोटल। नंबर फर्स्ट आर्की बैक्टीरिया, नंबर सेकंड यू बैक्टीरिया, थर्ड प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। बोलो 6 तरह के किंगडम हो गए क्या यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये। और ये 6 के 6 किंगडम जो है वो कितने डोमेन्स में डिवाइड किए गए थे, 1 2 3, आर्किया, बैक्टीरिया एंड द यूकैरिया। तो 3 डोमेन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा था जो कार्ल वुज ने दिया था। उन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया पता है क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे कंडीशंस में रहते हैं जहां पर कोई दूसरे एनिमल्स जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। लेकिन ये जो होते हैं वो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, ये सर्वाइव कर जाते हैं वहां पे। ठीक है,
और जनरली यू बैक्टीरिया क्या होता है, ये वो बैक्टीरिया होता है जो जनरली सब जगहों पर मिलते हैं, ठीक है, तो यू बैक्टीरिया हो गए। और फिर जितने जितने सारे यूकैरियोटिक थे, आपको पता है ये दोनों तो प्रोकैरियोटिक होंगे क्योंकि दोनों ही बैक्टीरिया है, और जितने भी यूकैरियोटिक किंगडम वाले थे उनको सिर्फ एक ही डोमेन में रख दिया गया। ये था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, करेक्ट। इसके बाद देखिए, यहां से मैं कुछ लाइंस जो है जो एनसीईआरटी की है वो समझाने की कोशिश करता हूं। ये लाइनें जो है ये जनरली समझ में नहीं आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि वो कह क्या रही है, तो धीरे धीरे समझाऊंगा, धीरे धीरे समझना शुरू करना, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे हम इस लाइनों को। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है ऐसे कई बार, ठीक है ना, समझने के अंदर दिक्कतें आती है कि सर क्या कह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि कहां से कहां चीज को जोड़ देता है वो पता नहीं चलता। ध्यान से सुनना। Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, blue-green algae को cyanobacteria बोलते हैं, cyanobacteria बोलते हैं। cyanobacteria ऐसे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना, है वो एक बैक्टीरिया ही। फंगी, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms under the plants। ध्यान से सुनना, क्या बोलता है, ये बोलता है पहले वाले जो क्लासिफिकेशन थे, हम बात कर रहे हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, ये देखना ध्यान से सुनना, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ये रहा, सारे प्लांट्स, सारे बैक्टीरिया, सारी फंगस एक साथ रख दी गई थी, है ना, तो यही वो बात बोल रहा है, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है इन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक बैक्टीरिया ही होता है, फंगी, सारी फंगस को रखा गया था, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया था। हाँ, अभी देखा एक ही ग्रुप में रख दिया गया था, ठीक है। The characters that unified this whole kingdom was that the all organisms included had a cell wall in their cells। यानी कि मेन क्या क्राइटेरिया था कि सिर्फ और सिर्फ एक यूनिफाइड कैरेक्टर था, क्या, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल थी, इसलिए इनको एक साथ में रख दिया गया था। Displays together groups that widely differed इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो एक सेल वॉल की प्रेजेंस के कारण जो है उनको एक ही ग्रुप में रख दिया था, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स जो थे उनके वो बहुत ज्यादा अलग अलग थे, ठीक है। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, द साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक। तो इसके अंदर क्या किया गया था, इस क्लासिफिकेशन में एक साथ रख दिया गया था, किसको, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी वही रखा गया था। और जो दूसरे ग्रुप्स थे, कौन से, जो यूकैरियोटिक थे, यानी कि प्लांट्स और फंगस, उनको भी एक साथ रख दिया गया था। तो मतलब कुल मिलाकर के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो थे उन दोनों को क्या कर दिया गया था, एक साथ रख दिया गया था, जो कि गलत था, ठीक है ना। लाइनें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है, ध्यान रखना। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under the algae। ध्यान से सुनना, इन क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया गया था, मल्टीसेल्युलर वंस को, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया गया था, जो कि गलत था, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, Chlamydomonas and Spirogyra placed together under the algae, ठीक है ना। उन दोनों को कहां रखा गया था, प्लांट्स में रखा गया था, और प्लांट्स में वो एल्गी के अंदर रखे गए थे। आपको पता है क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो यूनिसेल्युलर है, एल्गी यूनिसेल्युलर है, सेल्युलर है। वहीं स्पाइरोगायरा जो होता है वो मल्टी सेल्युलर होता है, मल्टी सेल्युलर है। तो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर जो है उनको एक साथ में रख दिया गया था। तो क्लेमाइडोमोनास को यूनिसेल्युलर जो है उसको मल्टी सेल्युलर के साथ रखना गलत था। आपको पता है ना सर, सिंगल सेल वाले और यूकैरियोटिक जो है वो तो रखे गए हैं कहां पर, प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं, ठीक है ना। अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये रहा। इसमें क्या होता है, मोनेरा जो होता है इसके अंदर सारे के सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक आते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद फंगी जो होती है वो कैसी होती है, फंगी मल्टी सेल्युलर होती है, फंगी मल्टी सेल्युलर होती है और इसकी सेल्स भी यूकैरियोटिक होती है। और इसके साथ ही प्लांट्स और एनिमेलिया जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं,
मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बोलता है अगर यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल वाला और यूकैरियोटिक आएगा तो वो प्रोटिस्टा में आएगा ना, देखो ये रहा। लेकिन उनको कहां रख दिया गया था, एल्गी में रखा गया था, जो कि गलत है, देखो ये गलत था। उसके बाद सुनी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, उसकी बात करते हैं। देखो उसके और बात देखें, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंगी एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स थ्रू दे आल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। हालांकि ये बोलता है कि इनकी जो एक साथ रखने की जो प्रॉपर्टी थी, वो इसका कारण क्या था, सेल वॉल। ठीक है, लेकिन उनकी जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो भी अलग अलग था। यानी कि जो प्लांट्स की जो सेल वॉल बनी हुई होती है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं। वही हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है ना, तो हेटेरोट्रॉप्स ग्रुप कौन सा होता है, फंगी। फंगस जो होती है ना, वो हमेशा और हमेशा क्या होती है, किसी दूसरी जगह पर डिपेंड रहती है, किसी दूसरे मटेरियल पर डिपेंड रहती है। वो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। ठीक है ना, वो फंगस सैप्रोफाइटिक हो सकती है, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने वाले हो सकती है, या वो पैरासाइट हो सकती है। पैरासाइट का मतलब होता है किसी प्लांट या किसी एनिमल के ऊपर रह करके उससे न्यूट्रिशन लेने वाली। ठीक है, तो उनकी जो सेल वॉल है और प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो भी अलग अलग थी। ठीक है ना, they also showed us a characteristic difference in their cell wall composition। ये बोलता है the fungi had a chitin cell wall and their cell walls wide, the green plants has a cellulosic cell wall। तो काइटिन और सेल्यूलोज जो है वो अलग अलग मटेरियल होते हैं। तो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना, इसके साथ में काइटिन प्लस कुछ पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो भी मिलते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल वॉल का कंपोजिशन भी अलग अलग था। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं, ये सारे के सारे अर्लियर क्लासिफिकेशंस जो है उनके ड्रॉबैक्स चल रहे हैं। ठीक है ना, कमियां क्या क्या थी, ये सारी चीजें वो चल रही है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, the kingdom fungi। जब ये देखा गया, जब ये चीज जो है वो कंसिडर की गई कि भैया देखो भैया, जो फंगस है उसकी तो सेल वॉल काइटिन की बनी है और प्लांट्स जो है उसकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी है। तब ये साइंटिस्टों के ध्यान में आया, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, फंगस और प्लांट्स इन दोनों को अलग कर दिया और फंगस को एक अलग ही किंगडम में बना करके रखा और जिसका नाम दिया गया किंगडम फंगी। करेक्ट। उसके बाद देखिए, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है ना, वो सारे के सारे मोनेरा में रखे गए थे। एंड द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, ध्यान रखना, ऑर्गेनिजम्स कहां रखे गए हैं, प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा हैज what Chlamydomonas and Chlorella earlier placed in algae with plants and both having cell walls। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। Kingdom Protista has bought Chlamydomonas and Chlorella। Chlamydomonas और Chlorella जो है वो यूनिसेल्युलर जो है वो एल्गीज हैं। ठीक है, earlier placed in algae within plants and both having cell walls। Chlamydomonas और Chlorella जो है वो यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोटिक एल्गीज है। ठीक है ना, तो आपको पता है ना, यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक जो होते हैं वो कहां रखे जाते हैं, प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। ठीक है ना, अब इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है, लेकिन पहले ये कहां थे, पहले ये रखे गए थे प्लांट्स के अंदर। प्लांटी के अंदर भी कहां रखे गए थे, एल्गी में रखे गए थे, लेकिन अब इनको वहां से निकाल लिया गया है। अब इनको वहां से निकाल करके कहां रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखना अभी। ठीक है, और वहां प्रोटिस्टा में, सेम प्रोटिस्टा में और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, विद पैरामीशियम एंड अमीबा। पैरामीशियम और अमीबा जो होते हैं इनको भी प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो अब क्या है, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, ये चारों जो है वो साथ में रखे गए हैं और जिस ग्रुप में रखे गए हैं उस ग्रुप का नाम है
प्रोटिस्टा। क्यों? क्योंकि ये चारों ही कैसे है? यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोटिक है। ठीक है, दे आर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विद लैक सेल वॉल। हाँ, पैरामीशियम और अमीबा जो है उनको पहले रखा गया था एनिमल्स के साथ में। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन उनको भी अब वहां से निकाला गया है। क्यों? क्योंकि सर पैरामीशियम और अमीबा भी क्या है? यूनिसेलुलर है, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसलिए पैरामीशियम और अमीबा यूनिसेलुलर होने के कारण इनको वहां से निकाला गया और इनको भी प्रोटिस्टा में रखा गया। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को भी प्लांट से निकाला गया और प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। क्यों? एक कारण, सीधा सीधा एक कारण, यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोटिक है। ठीक है ना, ये लाइन ध्यान रखना। It has put together organisms that in earlier classifications were placed in different kingdoms. ठीक है, ये जो organisms हैं ये अलग अलग kingdoms में रखे गए थे। This happened because the criteria of classification changed. ऐसा क्यों किया गया? क्यों किया गया? पहले प्लांट्स में रखे गए थे, उनको वहां से निकाला, प्रोटिस्टा में डाला। पहले ये एनिमल्स में रखे गए थे, उनको वहां से निकाला, प्रोटिस्टा में डाला, क्योंकि हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिए और क्राइटेरिया टाइम टू टाइम चेंज होते भी रहते हैं। ठीक है ना, this kind of change will takes place in the future too, depending on the improvement of our understanding of understanding of characteristics and evolutionary relationships. ये बोलता है कि आगे भविष्य में, आगे कभी भी फ्यूचर के अंदर और चेंजेस भी आ सकते हैं, और वो कैसे आएंगे? जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, जैसे जैसे हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है उनके ऊपर काम करना और चालू करेंगे, हो सकता है क्लासिफिकेशन के बेसिस हमें चेंज करने पड़ जाए, तो हम उस समय भी चेंज करेंगे क्लासिफिकेशन के बेसिस। और हो सकता है फिर उस समय क्या हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर हम रख दें। ठीक है ना, जैसे हमारी समझ बढ़ेगी उस हिसाब से चेंजेस भी आएंगे। Over the time, an attempt has been made to evolve a classification system that reflects not only the morphological, that physiological and reproductive similarities, but also the phylogenetic characters also, for example, based on the evolutionary relationships. ये बोलता है जैसे जैसे हम attempt करते जाते हैं जो classification के, तो हम देखते हैं कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही नहीं, यानी सिर्फ बाहर बाहर के कैरेक्टर्स देखना इज नॉट सफिशिएंट, उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी देखो। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजिकल का मतलब उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज भी देखी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा वही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स जो होता है, जैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो भी देखे जाते हैं। तो ये सारे के सारे बेसिस जो होते हैं वो भी कंसिडर किए जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो यहां पर ये जितनी भी लाइंस मैंने समझाई है, इन लाइंस को समझने में बहुत दिक्कतें आती है बच्चों को, तो ध्यान रखना ये लाइंस ये कहती है जो मैंने अभी समझाया है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी इंक्लूडेड इन द किंगडम। यूनिसेल्युलर है, ध्यान रखना, यूनिसेल्युलर और ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी है, ठीक है, यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक जो होता है वो कौन से किंगडम में रखे जाते हैं? प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। मेटाफाइटा, प्रोटिस्टा, मोनेरा और मेटाजोआ। प्रोटिस्टा, ये टिक होगा आंसर, ये नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो प्रोटिस्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे अलग अलग किंगडम्स की। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये चैप्टर पूरा उसी पर बेस्ड चलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। तो मोनेरा जो होता है उसकी बात करते हैं। आपको पता है मोनेरा के अंदर कौन रखे गए हैं? वो जो सिंगल सेल वाले होते हैं, यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है जिनकी बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल है, उनकी बॉडी जो है वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है। द बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, यानी कि इस मोनेरा किंगडम के अंदर रखे गए हैं जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे। They are the most abundant microorganisms. Most abundant का मतलब क्या होता है? Most abundant का मतलब होता है जो बहुत जगहों पर मिलते हैं, लगभग हर जगह मिलते रहते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं सबसे ज्यादा है। ठीक है, बैक्टीरिया occurs almost everywhere, जो सबसे हर जगह मिल जाते हैं। Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. अगर आप एक हाथ में अगर मिट्टी उठाते हैं तो उस मिट्टी के अंदर भी hundreds of बैक्टीरिया जो है वो मिल जाएंगे। इतने छोटे होते हैं ये। उसके बाद ये बोलता है दे ऑल्सो अलाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, यानी ये बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहते हैं। मैंने बताया था ना कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं जहां पर कोई दूसरी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने। सिर्फ गर्म पानी के झरने क्या होते हैं? ये
पानी के अंदर कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज होने के कारण क्या होता है, पानी के अंदर भी वॉल्केनोज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण वहां पर का जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जो बड़े बड़े जो झरने होते हैं, स्प्रिंग्स जो होते हैं, इनके कारण क्या होता है, कुछ गर्म गैसें निकलती है उनके बेसिस पे, उनकी तली से गर्म गैसें निकलती है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पर पानी गर्म हो जाता है। तो उन जगहों पर भी ये बैक्टीरिया मिल सकते हैं। डेजर्ट में मिलते हैं, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, स्नो में मिलते हैं, ठीक है ना। एंड डीप ओशंस वेयर अ वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, और डीप ओशंस के अंदर भी मिलते हैं। आपको पता है डीप ओशंस जो होते हैं, वहां पर नीचे जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं ना, नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, और प्रेशर बढ़ जाने के कारण क्या होता है, वहां पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती, इतना प्रेशर कोई झेल ही नहीं पाता। लेकिन ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेशर झेल पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये उन जगहों पर भी मिलते हैं जहां पर कुछ दूसरी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। हालांकि सारे बैक्टीरिया नहीं मिलते ऐसी जगहों पर, कुछ एक बैक्टीरिया ही मिलते हैं। उसके बाद देखिए, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, यानी बैक्टीरिया जो होता है उनकी शेप कैसी होती है, इसके बेस पर क्या होता है, 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। द स्फेरिकल गोल बैक्टीरिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं, और इनको अगर मैं बोलूं प्लूरल में बोलूं तो कोकाई बोलते हैं, मल्टीपल जो होते हैं उनको कोकाई बोलते हैं। तो ये देखो, ये कुछ ऐसे होते हैं, जो शेप कैसी होती है उनकी, गोल होती है, ठीक है, गोल होती है, तो उनको हम बोलते हैं कोकाई, ठीक है। सिंगल होता है तो कोकस, और ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। दूसरा रॉड शेप, ठीक है, दो बैक्टीरिया ऐसे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रॉड शेप के होते हैं, ठीक है ना। रॉड शेप जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिलस बोलते हैं, और प्लूरल में बोलेंगे बेसिलाई, ठीक है। बहुत सारे होते हैं तो बेसिलाई बोल देते हैं। द कॉमा शेप्ड, ठीक है, कॉमा शेप्ड ये रहे, ये होते हैं कॉमा शेप्ड, इनको हम बोलते हैं विब्रियो, ठीक है। सिंगल होता है तो बोलते हैं विब्रियम, ठीक है, जैसे हिंदी में कॉमा लगा था ना, उस शेप के होते हैं, विब्रियो बोलते हैं। एंड द स्पाइरल, स्पाइरल जो होता है वो ऐसे स्पाइरल शेप के होते हैं, यू स्प्रिंग शेप के होते हैं, और मल्टीपल होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पाइरिला, और सिंगल होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पाइरिलम। तो ये 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं, कोकस, बेसिलस, स्पाइरिला और विब्रियो। 4 तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेन जो होते हैं वो साइज के बेस पर, शेप के बेस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल बोल सकते हैं, इसके एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, इसके एग्जाम्पल सुना, जैसे कोकस का बताता हूं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो होता है वो निमोनिया पैदा करता है। पीछे क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है कोकस, कोकस होता है तो कैसा होगा, गोलाकार। अच्छा, बेसिलाई, बेसिलाई में बोलता हूं मैं एग्जांपल, लैक्टो बेसिलस, पता है लैक्टोबेसिलस जो होता है वो कहां होता है, वो मिल्क में, मिल्क को कर्ड में जो है वो कन्वर्ट करने का काम करता है, दही में होता है, ठीक है। लैक्टोबेसिलस जो होता है वो कर्ड में होता है, दही में होता है। स्पाइरिला, इसका एग्जांपल बताता हूं आपको, रोडोस्पाइरिलम, हालांकि ये बैक्टीरिया जो है इसका नाम आपने नहीं सुना होगा। रोडोस्पाइरिलम जो होता है वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो आगे प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। और विब्रियो जो होता है इसका आएगा विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी जो होता है वो कॉलेरा डिजीज पैदा करता है। कॉलेरा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत भयंकर वॉमिटिंग और दस्त लगना हो जाता है, ठीक है ना, उल्टी दस्त हो जाता है बहुत भयंकर तरीके के। तो विब्रियो कॉलेरी जो होता है वो कॉलेरा रोग, जिसको हम आम भाषा में हिंदी में हैजा बोलते हैं, ठीक है ना, वो पैदा करता है। तो पीछे आया है देखो, विब्रियो आया है, विब्रियो का मतलब क्या होगा सर, वो कॉमा शेप्ड होगा। ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं उनको 4 तरह के शेप एंड साइज में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये 4 तरह के हो गए। उसके बाद इनके बारे में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखते हैं। देखो बैक्टीरिया क्या होता है, थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज अ वेरी सिंपल, ये बोलता है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है। क्या है सर, सिंगल सेल ही तो है। अगर मैं एक बैक्टीरिया बनाऊं, अगर मैं एक बैक्टीरिया बनाऊं तो कैसा दिखेगा ये बैक्टीरिया, सिंगल बैक्टीरिया दिखेगा, ये इसका डीएनए दिखेगा जो कि ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। तो ये बोलता है कि इनकी जो शेप होती है वो तो बहुत सिंपल सी होती है, ठीक है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग जगहों पर मिलते हैं,
बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं, कोई प्लांट्स पे मिलता है, कोई एनिमल्स पे मिलता है, कोई सॉइल में मिलते हैं, कोई ह्यूमंस के अंदर मिलते हैं। तो है भले ये सिंगल सेल वाले, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे ग्रुप के मेंबर्स जिनका बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या वो अपने बिहेवियर में बहुत ज्यादा वैरायटी दिखाते हैं, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वैरायटी जो होती है वो इनके बिहेवियर में, वो मोनेरा में दिखती है। तो ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ठीक है, compared to many other organisms, bacteria as a group show that the most extensive metabolic diversity, same question था, यही क्वेश्चन था। तो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाने वाले जो होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। इसके बाद देखो, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें नॉन लिविंग से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, कोई केमिकल हो गया, ठीक है ना, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, उनसे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और ये ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं ना, वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। अगर वो किसी केमिकल से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और अगर वो ऐसे बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं तो उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है ना, तो ये दिखा हुआ है, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो गए, और केमिकल से अपना फूड सिंथेसाइज करवाते हैं तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गए। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया जो थे ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, एनवायरमेंट की नाइट्रोजन होती है N2 ना, तो ये प्लांट्स ले सकते हैं डायरेक्टली, ना ह्यूमंस इसका यूज कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो होता है उसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, NO2-, NO3-, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स बोलते हैं उनको। फिर उनको क्या करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो जो नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, वो नाइट्रेट में या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या है, वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर उनका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ ठीक है हो रहा है सर, नाइट्रेट और नाइट्राइट बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो वहां पर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, वहां पर बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, तो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और उन एटीपी का यूज करते हैं ये बैक्टीरिया अपनी एनर्जी के लिए, उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आपको पता ही है, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है, ठीक है, उसको लेकर के फूड बनाते हैं, अपना अपना खाना बनाते हैं, वो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि ज्यादातर ये ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो होते हैं ना, तो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना फूड जो होता है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, सामने वाले पर डिपेंड रहते हैं, किसी और पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। Like for example, they depends on other organisms or on dead organic matter for food. Dead organic matter का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी सड़ी गली चीज को, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना, ठीक है ना, उस पर डिपेंड रहते हैं। आगे देखते हैं, देखिए अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। ठीक है ना, दो तरीके के बैक्टीरिया देखे थे अपने। आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये, इनको हम एंसेंट बैक्टीरिया या पुराने बैक्टीरिया बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अर्थ के ऊपर जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट्स जो हैं उनके ऊपर ये बैक्टीरिया जो है वो रह सकते हैं। और आपको पता है जब अर्थ बनी थी और अर्थ के ऊपर सबसे पहले जब लाइफ आई थी तो अर्थ के ऊपर भी तो कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है ना, बारिश कहीं होती थी कहीं नहीं होती थी। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, सिर्फ ऐसे बैक्टीरिया जो है वही जिंदा रह पाते हैं। तो शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि जब एक्सट्रीम कंडीशंस थी अर्थ के ऊपर तो सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो इनकी लाइफ थी। क्यों? क्योंकि उन एक्सट्रीम कंडीशंस जो है उनको झेल सकते हैं, वहां सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कहां रहते हैं, दे लिव इन सम ऑफ द हार्शेस्ट हैबिटेट्स, यानी कि जो बहुत ज्यादा हार्श हैबिटेट्स होते हैं उन जगहों पर रहते हैं। कैसे, सुनना ध्यान से, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, जो बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया जो होता है ना वहां पर रहते हैं। कहीं पर क्या होता है, सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जहां पर सॉल्टी एरिया होता है और वहां पर ये बैक्टीरिया वो रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं हैलोफिल्स, उनको हैलोफिल्स बोलते हैं।
इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, जो हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले होते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है ना, ये बैक्टीरिया के ग्रुप के नाम है, ये उनका हैबिटेट है जहां ये रहते हैं, ये उनके ग्रुप को नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मॉर्शी एरिया में रहने वाले यानी दलदल वाले एरिया में रहने वाले, मॉर्शी एरिया में पता है क्या, मॉर्शी एरिया जो होता है वहां पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। ठीक है ना, तो दलदल वाले इलाके होते हैं, उन जगहों पर भी कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं जिनको हम मिथानोजेंस बोलते हैं। यही सेम मिथानोजेंस जो होते हैं वो एक जगह पर और मिलते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट कैटल्स। गट ऑफ रूमिनेंट कैटल्स। रूमिनेंट कैटल्स क्या होता है सर? रूमिनेंट कैटल्स का मतलब होता है कि रूमिन, रूमिन क्या है? अब ये एक बात बताता हूं, सुनना। जो कैटल्स होते हैं ना, गाय, भैंस, ठीक है ना, बफेलो, काउस, ये जो होते हैं ना, इनका जो स्टमक होता है ना, इनका स्टमक जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल पार्ट मिलता है। दैट स्पेशल पार्ट इज कॉल्ड रूमिन। उसको हम रूमिन बोलते हैं। उस रूमिन के अंदर क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया मिलते हैं जिनको हम मिथानोजेंस कहते हैं। तो सर ये करते क्या है वहां पर? ये वहां पर जो फूड आता है उस फूड के अंदर सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है। सेल्यूलोजिक मटेरियल का आपका मतलब क्या है? देखो क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। ठीक है ना, और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, थोड़ी देर पहले देखा था, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज जो होता है ना, उसके डाइजेशन के लिए हमारे अंदर या प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सॉरी, हमारे अंदर या जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होती। तो हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर नेचुरली सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन सेल्यूलोज डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट इन एनिमल्स तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उनका जो फूड है उसका मेन कंपोनेंट ही सेल्यूलोज है। हमारी बॉडी के अंदर तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है और वो एज इट इज स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया बैठे होते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनको हम बोलते हैं मिथानोजेंस। ये क्या करते हैं, ये सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और रूमेन जो होता है वो क्या होता है, इनका स्पेशल पार्ट होता है। ठीक है ना, इनके स्टमक का एक स्पेशल पार्ट होता है, वहां ये बैक्टीरिया मिलते हैं। तो ये बैक्टीरिया कहां मिलते हैं? ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो मॉर्शी एरियाज में मिलते हैं। ठीक है, इनको मिथानोजेंस बोलते हैं। और ये गट ऑफ रूमिनेंट कैटल्स, ये वहां पर भी मिलते हैं। अच्छा, ये उनके गट में मिलेंगे तो क्या ये उनके गोबर के साथ बाहर निकलेंगे? हाँ, ये उनके गोबर के साथ भी बाहर निकलते हैं। तो मिथानोजेंस जो होते हैं वो उनके गोबर यानी डंग के अंदर भी पाए जाते हैं। और पता है क्या, इन्हीं बैक्टीरिया का हम यूज करके गोबर गैस बनाते हैं, जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं। ठीक है ना, उसका यूज किया जाता है अलग अलग जगहों पर, जैसे कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए ये करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अदर बैक्टीरिया से in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है ना, इनकी जो सेल वॉल होती है इसकी स्ट्रक्चर बहुत अलग होती है, इसकी स्ट्रक्चर दूसरे बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, और इनकी सेल वॉल डिफरेंट होने के कारण ही ये उन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सरवाइव कर पाते हैं, वहां पर रह पाते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है। ठीक है ना, यहां पर देखो कुछ आर्कीबैक्टीरिया दिखा रखे हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया के डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स है। इनकी सेल वॉल जो है वो स्पेशल सेल वॉल होती है, जिसके कारण ये एक्सट्रीम कंडीशंस जो होते हैं उसमें सरवाइव कर पाते हैं। एक कहीं पर क्वेश्चन मैंने देखा था कि यहां लिखा हुआ होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर ब्रांच्ड फैट, अगर आप कहीं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज तो उसमें कहीं दिख जाएगा, इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है, ब्रांच्ड फैट होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, इनकी सेल वॉल स्पेशल होती है, और इसके कारण ये क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते देखिए हम बात करते हैं अब यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है, देखिए अपने ने ना दो डोमेन्स पढ़े थे ना, एक तो पढ़ा था अपने आर्कीबैक्टीरिया, एक पढ़ा था बैक्टीरिया, और एक था यूकैरिया, है ना। यूकैरिया में तो सारे के सारे यूकैरियोट्स जो है उनको रखा गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, एक आर्कीबैक्टीरिया की, तो वो हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया जो है वो कौन सी डोमेन में आता है, जो नॉर्मल दूसरा डोमेन था, बैक्टीरिया वाला डोमेन जो था, उसमें आता है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो होता है ना, इनकी खास बात बताता हूं, ये हर जगह मिलते हैं हमें। ठीक है ना, इसलिए इनको हम ना ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये हर जगह मिलते हैं इसलिए ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं।
इनके ऊपर एक हार्ड यानी कि कठोर जो होती है वो सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, प्लस इनके ऊपर फ्लैजिला हो सकता है। फ्लैजिला क्या होता है? एक ऐसी टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्लैजिला इज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ अ बैक्टीरिया, जो कि एक बैक्टीरिया को चलने में हेल्प करती है किसी भी मीडियम में। मान लो बैक्टीरिया पानी में है तो पानी में चलने में ये जो फ्लैजिला है ये हेल्प करेगी। ठीक है, देयर आर द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और अ ट्रू बैक्टीरिया। देखिए है ना, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। They are characterized by the presence of a rigid cell wall। इसको characterize कैसे कर सकते हैं? एक rigid cell wall की presence के कारण। And if motile a flagellum, इसका मतलब समझ रहे हो? If motile, लेकिन अगर ये मोटाइल है तो इसके पास फ्लैजिला होगा, और फ्लैजिला एब्सेंट भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो फ्लैजिला जरूरी नहीं है, अगर होगा मोटाइल तो फ्लैजिला होगा, नहीं होगा मोटाइल तो फ्लैजिला नहीं होगा, फ्लैजिला इज एब्सेंट। उसके बाद क्या होता है? देखो इसी के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखो पता था कि जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, है ना। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी। सर इसको एल्गी क्यों बोलते हैं? सर ये प्लांट तो है नहीं, आप बोल रहे हो एक तरफ बोल रहे हो साइनोबैक्टीरिया, आप दूसरी तरफ बोल रहे हो ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी तो प्लांट्स में आता है ना। हाँ, ये एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना, ये इसका पुराना वर्ड। पहले इनको क्या माना जाता था? इनको प्लांट्स माना जाता था। लेकिन जब बाद में जब साइंटिस्टों ने इनकी स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि भैया ये सेल्स तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो किन में मिलती है? बैक्टीरिया में मिलती है। इसलिए फिर इनका नया नाम दिया गया साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और ये इनका पुराना नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इनका पुराना नाम है। आजकल ये दोनों ही नाम चलते हैं, आपको कुछ भी दे सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है ना, तो साइनोबैक्टीरिया कहे चाहे, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी बोले, एक ही बात है। They have a chlorophyll similar to the green plants and they are photosynthetic autotrophs। ये बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और कैसा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? एग्जैक्टली सेम वैसा ही जैसा कि प्लांट्स में मिलता है। इसलिए ये बैक्टीरिया जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स के जैसे ही, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं हमको, है ना। देखिए इसके बाद द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, वो सिंगल सेल वाले हो सकते हैं। ठीक है, कॉलोनियल, तो उनकी जो सेल्स होती है ना वो आपस में क्या करती है? जुड़ करके कॉलोनी बना सकती है। ठीक है, या फिर वो फिलामेंटस हो सकता है, यानी कि उनकी सेल्स जो होती है वो आपस में मिल करके ऐसे फिलामेंट बना सकती है, ये भी हो सकती है। वो फ्रेश वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर जो होता है जैसे पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, इनमें मिलने वाले। और वो मैराइन भी हो सकता है, मैराइन का मतलब ये होता है कि वो समुद्रों में भी मिल सकते हैं। और द टेरेस्ट्रियल हो सकता है, यानी वो जमीन पर जहां मॉइस्चर ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होता है, वहां मिल सकते हैं। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी, वास्तव में यहाँ पर एल्गी शब्द आया है लेकिन ये ट्रू एल्गी नहीं है। हम वर्ड यूज कर लेते हैं कई बार इसके लिए, लेकिन ये ट्रू एल्गी नहीं होते हैं, ये प्लांट्स नहीं है, ये बैक्टीरिया है, ध्यान रखना। देयर कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय अ जिलेटिनियस शीट। इनकी जो कॉलोनी होती है इसके ऊपर क्या होता है? एक चिपचिपी सी कवरिंग मिलती है, उसको हम जिलेटिनियस शीट बोलते हैं। इस जिलेटिनियस शीट जो होती है वो पानी में इन बैक्टीरियल सेल्स को खराब होने से बचाती है। अब इसका डायग्राम बताता हूं आपको, ठीक है ना। दे आर ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन अ पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। आपको पता है ब्लूम शब्द किसके लिए आता है? ब्लूम शब्द आता है जनरली बहुत जल्दी किसी चीज का ग्रो करना। मान लो अगर कोई पॉन्ड है, उस पॉन्ड के ऊपर क्या है? जैसे ये पॉन्ड है मान लो, ठीक है ना, इस पॉन्ड के ऊपर थोड़े से ये साइनोबैक्टीरिया थे, ठीक है ना, तो ये बहुत जल्दी क्या कर लेंगे? इस पूरे पॉन्ड को कवर कर लेंगे, बहुत जल्दी अपने नंबर बढ़ा लेते हैं। तो बहुत जल्दी जब कोई चीज अपने नंबर बढ़ाती है ना तो उसके लिए वर्ड आता है ब्लूम। ये चीज जो है ना वो एल्गीज के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि एल्गी जो होती है वो भी जो वाटर जो होता है ना उसके सरफेस पे मिलती है। तो ये एल्गी जो होती है वो भी बहुत जल्दी अपने नंबर बढ़ाती है। और ये कब बढ़ाती है? जब पानी के अंदर न्यूट्रिशन अगर बहुत ज्यादा हो तो वो पानी से न्यूट्रिशन लेते हैं और न्यूट्रिशन लेकर के अपने नंबर बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ब्लूम। ठीक है, बहुत लेस टाइम के अंदर अपने नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ा लेना। क्या लिखा हुआ है इन्हें? दे ऑफन फॉर्म ब्लू इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। जनरली कहां मिलते हैं? ये पोल्यूटेड वाटर बॉडीज जो होती है वहां मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यू बैक्टीरिया के बारे में कुछ और चीजें बताते हैं। देखो, सम ऑफ देम या सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन fix atmospheric nitrogen and specialized cells are present in them। मतलब ये बोलते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है, यानी कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है,
ठीक है ना, उनकी बात कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब होता है सर? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करना अमोनिया में। अमोनिया में कन्वर्ट करने पर क्या होगा सर? क्योंकि अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे तो प्लांट्स जो है वो उस अमोनिया को इनटेक कर पाएंगे। प्लांट इस नाइट्रोजन को इनटेक नहीं कर पाते, ठीक है ना, लेकिन वो अमोनिया ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना बाय अ बैक्टीरिया, वो एक बैक्टीरिया करते हैं ये काम, ठीक है ना। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं? इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेटेरोसिस्ट। वो सेल होती है, वो स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, या ऐसे मैं बोल दूं कि वो ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, साथ में जो एनवायरनमेंट जो रहता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये एग्जांपल जो है वो दे रखा है नॉस्टॉक का। ये नॉस्टॉक का एग्जांपल है। ये देखिए, ये नॉस्टॉक जो है उसका फिलामेंट है। बहुत सारी सेल्स जो है वो आपस में क्या हो गई है? जुड़ गई है। और ये रही वो सेल, स्पेशल सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती है। आपको पता है इस हेटेरोसिस्ट में सर ऐसा क्या होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है? इसके अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प कैसे करता है और इसको बनाता कौन है? नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प क्या करेगा? आपको पता ही है, नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करेगा अमोनिया के अंदर, ठीक है। और इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बनाता कौन है? इस नाइट्रोजन एंजाइम को बनाता है निफ जीन। निफ जीन कहते हैं हम इसको, वो बनाता है। Ni का मतलब नाइट्रोजन, X का मतलब, F का मतलब होता है फिक्सिंग, और जीन का मतलब होता है जीन, ठीक है ना। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, उसको हम जीन बोलते हैं। तो ये निफ जीन जो होता है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाता है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इनकी सेल्स जो होती है उसके बाहर की तरफ देखो, इनकी सेल्स के बाहर की तरफ क्या है? म्यूसिलेजिनियस शीट है। ये शीट जो होती है वो पानी में उसको बचाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नॉस्टॉक की दिखा रखे, ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फिलामेंट्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं बहुत सारे नॉस्टॉक के फिलामेंट्स दिख रहे हैं। और कुछ सेल्स दिख रही हैं आपको जो थोड़ी सी साइज में बड़ी है। देखो जैसे ये वाली सेल साइज में थोड़ी सी बड़ी, ये वाली सेल जो होती है ना ये है हेटेरोसिस्ट, ठीक है ना। ये वो हेटेरोसिस्ट यहां दिखा रखी है ना, तो ये बड़ी सी सेल जो दिखाई दे रही है ना ये हेटेरोसिस्ट है। हेटेरोसिस्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करी है, यहां पर ये रही, इस जगह पर ये रही हेटेरोसिस्ट। तो ये हेटेरोसिस्ट सेल्स जो होती है यहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है, ठीक है। देखिए वापस पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, वो केमिकल से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। जो क्या करते हैं? सच एज नाइट्रेट्स और अमोनिया, इनका फॉर्मेशन करता है एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और ये जब नाइट्राइट और अमोनिया बनते हैं तब वहां पर एटीपी रिलीज होता है, और उस एटीपी जो होता है उसका यूज वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए करते हैं, ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारे आयंस जो होते हैं उनकी रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद देखिए हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने बात की थी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। ऑटोट्रॉपिक में हमने दो देखे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और दूसरे थे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की, यानी कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। सबसे ज्यादा जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही होते हैं, ऑटोट्रॉपिक तो बहुत कम होते हैं। Their majority are important to decomposers, और उनमें भी हेटेरोट्रॉपिक में भी ज्यादातर कौन से होते हैं? जो डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। मेनली वो बैक्टीरिया जो है वो एनवायरनमेंट में ज्यादा मिलते हैं, नेचर में ज्यादा मिलते हैं।
Many of them have a significant impact on human affairs. यानी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमंस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। वो हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और वो बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना जो मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। आपको पता है क्या उस बैक्टीरिया का नाम? अरे उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है सर? एंटीबायोटिक्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम तब यूज में लेते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, तो एंटीबॉडीज जो होती है वो किस में काम आती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। और उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है? जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। लेग्यूम रूट्स किसको बोलते हैं पता है क्या? कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में जो है वो रह करके नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। मैं आपको लेग्यूम प्लांट्स बता देता हूं। जैसे मान लो एक प्लांट है, ये लेग्यूम प्लांट है। सर कैसे पता चलेगा ये लेग्यूम प्लांट है? जितने भी पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, जितने भी दालों वाले प्लांट्स जो होते हैं ना, सोयाबीन, मटर, ठीक है ना, उसके अलावा मूंगफली हो सकती है, चना हो सकता है, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं उनको लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेग्यूमिनोसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं सारे के सारे। तो इनकी रूट्स जो होती है ना, रूट्स है, मान लो इनकी रूट्स के अंदर क्या होता है? छोटी छोटी गांठें बनी होती है, छोटी छोटी गांठें होती है जिनको नोड्यूल्स कहते हैं। छोटी छोटी गांठें बनती है। इन गांठों के अंदर, इन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहता है और वो एनवायरनमेंट से क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। ये नोड्यूल्स होती है, ये नोड्यूल्स होती है। नोड्यूल्स क्या करती है? नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया क्या नाम होता है सर बैक्टीरिया का? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और ये बैक्टीरिया क्या करता है? वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा अमोनिया के अंदर। मैं बार बार ये चीज पूछता हूं, क्यों? क्योंकि ये चीज याद रखनी जरूरी है। बच्चों को याद नहीं रहती चीजें ये, ठीक है ना, इसीलिए फिर ये अमोनिया जो होता है वो प्लांट के काम आ जाता है, यूज में आ जाता है। इसके बाद देखिए, तो लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स में रह करके वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कौन होता है? राइजोबियम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, some are the pathogens causing damage to the human beings, crops, farm animals and pets. ये बोलता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डैमेज क्रिएट करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, डिजीज पैदा कर सकते हैं वो, ठीक है ना। इसके अलावा क्रॉप्स, इसके अलावा फार्म एनिमल्स जो होते हैं वहां, और पेट्स जो होते हैं उनके अंदर भी डिजीज पैदा कर सकते हैं, यानी कि नुकसानदायक है, हार्मफुल बैक्टीरिया है। कौन कौन सी डिजीज दे रखी है? देखो कुछ डिजीज दे रखी है। कॉलेरा, कॉलेरा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी, बताया था ना, कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, वो कॉलेरा डिजीज पैदा करता है। टाइफॉइड, टाइफॉइड डिजीज जो होती है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज होती है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस जाता है। कैसे? कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर जो होता है ना, गंदा पानी और गंदा खाना जो होता है, अगर हमने खाया जिसमें ये बैक्टीरिया थे, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पेट दर्द होता है, फीवर आता है, उल्टियां भी हो सकती है, ठीक है ना। तो टाइफॉइड होता है और इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद टिटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो टिटनस पैदा करता है, ठीक है। इसके अंदर हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है उनके अंदर फंक्शनिंग बंद हो जाती है। सबसे पहले जॉ मसल्स जो होती है ना, ये वाला जॉ, ये काम करना बंद कर देता है, टिटनस होता है इसके कारण, ठीक है। यहां पर ये टिटनस का जो इफेक्ट होता है वो सबसे पहले इस जॉ मसल्स के ऊपर दिखता है। उसके बाद सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर जो होता है कैंसर नहीं है, ध्यान रखना, सिट्रस कैंकर है, ये एक प्लांट डिजीज है, ठीक है ना। ये किस में होती है? सिट्रस फ्रूट्स में होती है, जैसे नींबू हो गया, ठीक है ना, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उनके अंदर होती है। तो यहां पर होता क्या है? जैसे मान लो ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज जो होता है ना, ये जैसे मान लो किसी भी प्लांट के ऊपर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या होता है? ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के पैचेस आ जाते हैं, ब्राउन कलर के पैचेस बनने लग जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे बनने लग जाते हैं, और फिर ये ऑरेंज या लेमन जो होता है वो ट्री के ऊपर पड़े पड़ी क्या होता है? फट जाता है, बस्ट हो जाता है। तो उससे क्या होगा? बस्ट हो जाएगा तो इसका मतलब खराब हो जाएगा ये, तो फिर हमें तो मिल नहीं पाएगा ये। तो ये बैक्टीरिया जो होता है वो इसके ऊपर इन्फेक्शन करके उसे
फट उसे क्या कर देता है, मैं कह देता हूं उसको बस्ट कर देता है एक तरीके से, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हो सकता है, ये खराब हो जाते हैं सारे के सारे। तो इस डिजीज को हम बोलते हैं सिट्रस कैंकर। और ये डिजीज जो होती है वो एक बैक्टीरिया से होती है, जिस बैक्टीरिया का नाम होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये बैक्टीरिया जो होता है वो सिट्रस कैंकर डिजीज पैदा करता है। दे आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय अ डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये कुछ डिजीजेस थी जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो कॉज करते हैं अलग अलग प्लांट्स में, एनिमल्स में और इवन कुछ ह्यूमंस के अंदर भी। बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बैक्टीरिया जो है वो अपने नंबर तो बढ़ाएगा, सीधी सी बात है। तो नंबर कैसे बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है बैक्टीरिया, हम उसकी बात करते हैं। देखो, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फीजन। बैक्टीरिया जो होता है वो फीजन के थ्रू क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। मतलब एक बैक्टीरिया जो होगा जब उसको फेवरेबल कंडीशन दी जाएगी, मैं फिर से कह रहा हूं नोटिस करना, एक बैक्टीरिया जब उसको फेवरेबल कंडीशंस दी जाती है तब एक बैक्टीरिया फीजन करता है, यानी एक से वो दो में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ एक बैक्टीरिया को फीजन करते हुए दिखाया हुआ है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी ऊपर वाली सेल वॉल है और इसका डीएनए है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब ये बैक्टीरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और कुछ टाइम बाद में क्या होता है, दो अलग अलग बैक्टीरिया जो होते हैं क्या उस बैक्टीरिया की डॉटर सेल्स बन जाती हैं। बैक्टीरिया फीजन तभी करता है जब उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है। सर फेवरेबल कंडीशन से क्या मतलब है, फेवरेबल कंडीशन से ये मतलब है कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, वो उसके फेवर में होना चाहिए। अगर टेम्परेचर एक बहुत ही ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया और बहुत लो टेम्परेचर हो गया तो वो उसके फेवर में नहीं होता। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है। अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास, 30 के आसपास जो टेम्परेचर होता है वो फेवरेबल कंडीशन है उसकी। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है, देखो, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस वेरी दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो ये क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। देखो कैसे होता है, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, अब उसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन है, मान लो उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है उसके आसपास, तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स बनाता है दैट आर कॉल्ड स्पोर्स। ये स्पोर्स है। अब होगा क्या, ये बैक्टीरिया जो होगा वो फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है वो फट जाता है और जब बैक्टीरिया फट जाएगा तो ये जितने भी स्पोर्स होते हैं जो इसके अंदर होते हैं वो सारे के सारे स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक। ये स्पोर्स जो होते हैं ना, इसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस या बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस जो होती है ये उनको सरवाइव कर सकते हैं, उनको झेल सकते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन बहुत लंबे समय तक रहे ना तब भी ये स्पोर्स जो होंगे वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहेंगे। कितना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पड़े रहेंगे बस। तो मतलब ये स्पोर्स इसलिए बनाता है ताकि ये स्पोर्स जो है वो हार्श हैबिटेट्स जो है उसको सहन कर सकते हैं। बैक्टीरिया खुद नहीं सहन कर सकता, ठीक है ना, उन कंडीशंस को, वर्स्ट कंडीशन को बैक्टीरिया सहन नहीं कर सकता, लेकिन उसके जो स्पोर्स होते हैं वो उन कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं और उसमें सरवाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लंबे समय तक ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे फिर बाद में कंडीशंस वापस अपने फेवर में आएगी तो हर एक स्पोर जो होता है वो आगे चल करके एक नया बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है ना। तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनाते हैं, क्यों, क्योंकि स्पोर्स जो होता है वो बहुत बुरी कंडीशंस या वर्स्ट कंडीशंस जो होती है उनके अंदर वो सरवाइव कर सकते हैं, इसलिए बनाते हैं स्पोर्स, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, तीसरा तरीका क्या है, देखिए, they also reproduce by a sort of a sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another bacterium। अब ये प्रोसेस क्या होती है, एक बैक्टीरिया जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चीज होती है कि सर एक मेल गैमेट होता है जिसको हम स्पर्म बोल देते हैं, एक फीमेल गैमेट होता है जिसको हम ओवम बोल देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं तो बनता है जाइगोट। ये आपको पता ही होगा, ये जाइगोट होता है और फिर इससे जाइगोट से आगे चल करके न्यू इंडिविजुअल बनता है, करेक्ट। तो ये स्पर्म जो होता है ना उसको इंजेक्ट किया जाता है फीमेल के अंदर और फीमेल के अंदर को क्या मिलता है, ओवम मिलता है और उसके साथ ही जाकर के फर्टिलाइज करेगा। तो मेल अपना जो गैमेट होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है। वैसे ही एग्जैक्टली जैसे मान लो एक बैक्टीरिया होता है,
एक बैक्टीरिया होता है, उसके पास क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, इसको हम बोलते हैं पिलाई, ठीक है ना, इसको हम पिलाई बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होता है वो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करता है, किसी दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। ये मैं दूसरा बैक्टीरिया बना देता हूं यहाँ पे, उसके पास पिलाई नहीं होती, उसके पास पिलाई को एक्सेप्ट करने के लिए एक पोर होता है छोटा सा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो होता है अपना डीएनए जो है, मान लो इस बैक्टीरिया का डीएनए है यहाँ पे, वो छोटा सा डीएनए जो होता है वो उस डीएनए का टुकड़ा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो ये प्रोसेस कैसी हुई, क्या ये प्रोसेस ऐसी नहीं हुई क्या कि कोई मेल अपने जो गैमेट्स होते हैं वो फीमेल के अंदर डाल देता है। एग्जैक्टली एक बैक्टीरिया जो होता है वो अपना डीएनए जो होता है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन। और ये लगती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसी, बट नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये कॉपी कर रहे हैं, ऐसा लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी कर रहे हैं। तो पता है जो बैक्टीरिया जिसके पास ये पिलाई होती है वो उसको हम ना एज अ मेल बैक्टीरिया मान लेते हैं, एज अ मेल बैक्टीरिया मानते हैं, बट नॉट अ ट्रू मेल, ठीक है ना। और यहां पर जिसके पास पिलाई नहीं होती उसको हम फीमेल बैक्टीरिया मान लेते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे कुछ चीजें जो होती है वो बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। ये भी रिप्रोडक्शन होता है। सर इससे क्या होगा, ये जो रिप्रोडक्शन है इससे क्या होगा, तो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचा तो कई बार ऐसा होता है कि एक बैक्टीरिया जिसके पास कुछ डीएनए जो है वो नहीं था या डीएनए का कोई पार्ट नहीं था जो उसके लिए जरूरी था, तो वो दूसरे बैक्टीरिया से ट्रांसफर होकर के उसमें आ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार डीएनए जो है उसके कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए गया, तो क्या इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ नया डीएनए आया, हाँ नया डीएनए आया। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए जो होता है वो सेल्स के कैरेक्टर्स को डिसाइड करवाता है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, जब नया डीएनए आएगा तो हो सकता है कि एक बैक्टीरिया जो है उसके अंदर क्या हो, कुछ नए कैरेक्टर्स भी आए, और ऐसे नए कैरेक्टर्स आने से मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो बैक्टीरिया और स्ट्रॉन्ग होता जाए। तो इसीलिए यहां पर ये प्रोसेस जो है वो दिखाई जाती है किसी बैक्टीरिया में, ताकि वो एडवांस हो सके, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे कि बैक्टीरिया जो होता है वो रिप्रोडक्शन करता है, करेक्ट। इसके बाद देखिए बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। इसी का एक और दूसरा नाम होता है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको हम। इसको PPLO क्यों कहते हैं सुनिएगा। एक्चुअली क्या होता है, इसकी जब डिस्कवरी हुई थी तब इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो कुछ कैटल्स में हुई थी। जैसे आपको पता है हमारे लंग्स होते, लंग्स ठीक है, ऐसे बनाया मैंने रफली बनाया, लंग्स है, उस लंग्स के बाहर क्या होता है, कवरिंग मिलती है, ठीक है, कवरिंग मिलती है, और उस कवरिंग के अंदर मिलता है एक फ्लूइड मिलता है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे प्लूरल फ्लूइड। तो जब कुछ साइंटिस्ट जो है वो कैटल्स यानी भेड़ बकरियां इन सब की लंग्स के बाहर की तरफ जो प्लूरल फ्लूइड मिलता है उसकी स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने इस ऑर्गेनिजम्स को देखा था जो सिंगल सेल वाला था, ठीक है ना। वो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाला था और वो उन कैटल्स में निमोनिया पैदा कर रहा था। इसीलिए इसका नाम जो है वो इसके बेस पर रखा गया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये दिखता कैसा है सर, ये दिखता है अप्रोक्सीमेटली, होता तो सिंगल सेल वाला ही, सिंगल सेल होता है ये सिंगल सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, इसलिए हमने इसको बैक्टीरिया के साथ रखा है। लेकिन इसके कैरेक्टर्स जो है ना वो बैक्टीरिया के साथ मैच नहीं करते, इसके कैरेक्टर्स कुछ अलग है। बैक्टीरिया जो होता है ना उसके ऊपर सेल वॉल मिलती है, हार्ड सेल वॉल मिलती है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इनके ऊपर किसी भी तरह की सेल वॉल होती नहीं है, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एब्सेंट है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया के साथ क्या होता है, कुछ खास मैच नहीं करता। और अब तो आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर जब हमने डीएनए बनाया था, तो हम बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए बनाते हैं वो ऐसा डीएनए बनाते हैं, सर्कुलर डीएनए, गोल डीएनए बनाते हैं अपने, क्यों,
ऐसा डीएनए मिलता है, लेकिन इनके अंदर कैसा डीएनए मिलता है, लीनियर डीएनए मिलता है। यहां पर लीनियर डीएनए, इनके ऊपर लीनियर डीएनए मिलता है। तो अलग हुए या नहीं ये बैक्टीरिया किसे, बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन है ये प्रोकैरियोटिक, इसीलिए हम इनको मोनेरा में रखते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया के साथ ही रखा। तो देखो क्या होता है, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। तो इनके पास क्या होता है, सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये सबसे छोटी लिविंग सेल्स हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 8 है ना, उसके अंदर ना इसका साइज भी दे रखा है, इसका साइज होता है अप्रोक्स 0.3 माइक्रोमीटर, इतना होता है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है ना। तो यहां पर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और ये विदाउट ऑक्सीजन जो होते हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं ये, ठीक है ना, ये प्लांट्स और एनिमल में डिजीज भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको पता है इन माइकोप्लाज्मा के ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करती, एंटीबायोटिक जो होता है वो काम नहीं करती। ध्यान से सुनिए कैसे। माना कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है और ये हमारा माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। ये इसका डीएनए, ये इसका डीएनए, करेक्ट। इसके ऊपर मिलती है हमें एक हार्ड रिजिड सेल वॉल, ठीक है, और इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं, तो मैं यहां लिख दूं नो सेल वॉल। पता है जब हम एंटीबायोटिक डालते हैं ना, एंटीबायोटिक, तो वो एंटीबायोटिक काम कैसे करती है। मान लो एंटीबायोटिक जो होती है ना, वो इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म कर देगी। जब इस बैक्टीरिया की सेल वॉल खत्म हो जाएगी तो बैक्टीरिया जो है उसका प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो क्या करती है जो एंटीबायोटिक होती है, वो इस सेल वॉल को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाता है। खत्म, सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन इसके ऊपर तो ऑलरेडी सेल वॉल है ही नहीं, तो सेल वॉल है ही नहीं तो ये वैसे भी सर्वाइव कर ही रहा है, तो एंटीबायोटिक इसके ऊपर तो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक आपको पता है कहां काम करती है, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो इसके ऊपर तो सेल वॉल है ही नहीं, जब सेल वॉल है ही नहीं तो ये एंटीबायोटिक इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगी। तो एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, उसके लिए ये सेंसिबल नहीं होते, ठीक है ना। आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, पेनिसिलिन जो होती है ना, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो सेंसिबल नहीं होता, तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा है माइकोप्लाज्मा, क्योंकि पेनिसिलिन जो होती है वो तो सेल वॉल पे काम करती है और माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है उसके ऊपर पेनिसिलिन काम नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर हमारा जो मोनेरा ग्रुप है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।